और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी वीर योद्धाओं का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना के वीर जवानों को समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके बारे में यहाँ पर सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बातें बोली हैं, और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में, जैसा AP सिंह जी जब बोल रहे थे या राणा जी बोल रहे थे, रावत जी बोल रहे थे, सच में आप सब लोगों को जब हम सुन रहे थे, और मैं भी कोई एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, मुख्य सचिव के मुख्य सेवक के नाते नहीं, मैं एक वक्ता के रूप में आप लोगों को सुन रहा था, तो समय जरूर ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप लोग और बोलते रहे, और मुझे लगता है मेरे जैसा इन सब लोगों को भी लग रहा होगा। और नई नई जानकारियाँ, भारत की सेना की वीरता, साहस, पराक्रम की कहानियाँ आपने बहुत ही शानदार तरीके से हम सब के बीच में रखी। और सच में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो एक उनका अडिग रहने वाला व्यक्तित्व है कि देश प्रथम सबसे पहले अगर किसी का हित है तो देश का हित देखना है, उसी के लिए सब काम करना है, सारा जीवन समर्पित करना है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस पूरे पहलगाम हमले के बाद जो नामकरण किया इस ऑपरेशन का, सिंदूर, और ये प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ नाम है, तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। उनकी स्पष्ट नीति के कारण हम आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए। हमारे देश की सेनाओं ने विजय प्राप्त की। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर थी कि आज का दिन मेरा व्यस्ततम दिनों में से एक दिन है, लेकिन मैं सच बताऊं तो आप सबके बीच में जब भी कोई ऐसा अवसर आता है, गणेश जोशी जी बताते हैं, उनका विभाग बताता है, या आप सबकी तरफ से भी कोई बात आती है, तो मैं इस अवसर को कभी भी जाने नहीं देता हूं। हर संभव मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आऊं, क्योंकि मेरा भी जीवन बचपन से सेना के साथ ही जो है आगे बढ़ा है। सेना से बहुत सारी चीज़ें जीवन में सीखने को मिली हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपरांत मेरे मन में भी ये इच्छा थी कि हमारे वीर जवानों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिससे आप सभी से प्रत्यक्ष रूप से भेंट हो सके, और जो हमारी पराक्रमी सेना है उसके अद्वितीय साहस, शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो सके। और इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं और सम्मान प्रकट करता हूं। मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सबके साहस से, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हम भारतवासी अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सभी को विश्वास होता है कि आप लोग हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे -डिग्री का तापमान हो, धूप हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, उसकी परवाह न करते हुए हर क्षण और हर पल आप देश को समर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर में
हमारे पराक्रमी के सैनिकों ने अप्रतिम शौर्य, अद्वितीय त्याग, अटूट समर्पण की जो एक अद्वितीय मिसाल पेश की है, उसको आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा मिलती रहेगी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ कायरतापूर्ण, जिस प्रकार से एकदम से ऐसा लगा कि देश के अंदर कुछ ठहर सा गया, वो बहुत कायराना हमला था और पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। उस आतंकी हमले का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने अभूतपूर्व कार्यवाही करते हुए इसको अंजाम दिया गया और आतंकी और उनके आकाओं को ये स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर की ओर आंख उठाने वालों का क्या परिणाम होता है, किस प्रकार भारत की सेना कर सकती है, किस प्रकार भारत एक्शन कर सकता है। ये 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था, हमारे रणबांकुरों में, और जैसा शुरुआत में ही हमारे AK सिंह जी ने जिस प्रकार से पूरा विस्तार से उसको बता दिया कि आतंकी अड्डों को ही नष्ट किया गया, वहाँ के जनमानस को नुकसान पहुंचाने की सेना की या हमारी रणनीति का कोई हिस्सा नहीं था, और सटीक रणनीति के साथ निशाना बनाते हुए उन सभी प्रयोगशालाओं को जहां आतंकवाद पोषित हो रहा था, जहां आतंकवाद की नर्सरी चल रही थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम भारत की सेना ने किया, जिसमें 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया और 100 से अधिक आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जाबाज सैनिकों ने धूल चटाने का काम किया। उसी का परिणाम हुआ कि पाकिस्तान की सेना, पूरा पाकिस्तान, वो जैसा DGMO पाकिस्तान ने यहाँ अनुरोध किया कि युद्ध रोक दिया जाए, और जिस प्रकार का वहाँ नुकसान हुआ, सच में अब पता लग रहा है धीरे धीरे। शुरुआत में जरूर कुछ एक लोगों के मन में शंका थी, और ऐसे लोगों के मन में शंका थी जो हमेशा सेना से सबूत मांगा करते थे, आपको पता ही है। इस बार भी उस प्रकार की बातें उन्होंने प्रारंभ की थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, अनेक रिपोर्टें आते गई, तो पाकिस्तान के अंदर पूरी तबाही हो गई। पाकिस्तान के अंदर अनेक एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, और पाकिस्तान की सेना जब हमारे ऊपर मिसाइलों से, ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रही थी, तो उसे भी हमारी जो अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने नाकाम कर दिया, और एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर नहीं गिरने दी। और इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने उन हवाई अड्डों और एयर डिफेंस को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जहां से हमला कर रहा था। और हमारे हमले में दुश्मन के जो चीनी ड्रोन थे, चीनी फाइटर थे, वो जेट सब चकनाचूर हो गए। आज पाकिस्तान को ये भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नापाक नजर अब उसके विनाश का कारण बन सकती है। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड का लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या पैरामिलिट्री में है, और देश के किसी न किसी सीमा पर जो है भारत की रक्षा के लिए तैनात है। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, और आज सच में ये देखकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने का कार्य हो रहा है, और सेना को किस प्रकार से अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है, सेना को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हर प्रकार से आज हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। और आज इस अभियान ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हम जहां एक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार और संसाधन किसी भी देश के हथियारों और संसाधनों से कई हजार गुना अधिक कारगर भी हैं। ब्रह्मोस के बारे में, S-400 मिसाइल के बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने, जिनका रक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तृत अनुभव है, उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ बताया है। इस अभियान में आकाश मिसाइल,
भारत में निर्मित और अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की रक्षा नीति प्रोएक्टिव और डिटरेंस बेस्ड हो गई है। साथ ही सेना के पराक्रम और बलिदान को आज सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। आप भली भांति परिचित हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में न तो ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और न ही निर्णय लेने का साहस था, जिसके कारण सेना को अक्सर कार्रवाई करने से रोक दिया जाता था। गणेश जोशी जी कह रहे थे कि भारत की सेना हमेशा पराक्रमी थी, पराक्रमी है और पराक्रमी रहेगी, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण से कई बार उसमें स्पीड ब्रेकर लग जाया करता था। परंतु अब वो नहीं हो रहा है कि कोई हमला होता था, पहले केवल निंदा की जाती थी और सारा मामला समाप्त हो जाता था। भाइयों बहनों, आज का भारत ये नया भारत है जो प्रतिकार करता है और प्रतिकार के साथ साथ घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस तरह उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर द्वारा दुश्मन को करारा जवाब दिया गया। ये बताता है कि अब हमारी सेना को कार्रवाई के लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, भारत अब किसी भी प्रकार के दबाव या न्यूक्लियर ब्लैकमेल जैसी धमकी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ऐसे कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो दुश्मन की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य था कि खून और पानी दोनों का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता, यानी कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। साथ ही पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए गए, क्योंकि ट्रेड और टेरर यह भी एक साथ नहीं चल सकते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया कि अब सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो आतंकवाद पर होगी या पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। अब अगर पाकिस्तान ने आतंक फैलाने की हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी आने वाली पुश्तें इसको कभी भूल नहीं सकेंगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। वन पेंशन योजना हो, नेशनल बार मेमोरियल का निर्माण हो या देश के रक्षा बजट में भारी वृद्धि हो, यह सब करके सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो या फिर बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, ये सभी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेना के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। और भाइयों बहनों, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी मैं एक बार सीमावर्ती राज्यों की एक बैठक में प्रतिभाग करने के लिए गया था। उस बैठक में रक्षा मंत्री जी भी थे और 5 अन्य विभागों के प्रमुख मंत्री भी थे, हमारे सीडीएस से लेकर एनएसएस सारे लोग थे। और उस बैठक में मेरे को देवभूमि के सीमावर्ती राज्य होने के कारण से प्रतिभाग करने का अवसर मिला और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। उस प्रस्तुतिकरण में साफ साफ था कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जितने भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर होने थे वो नौ के बराबर देश की आज़ादी के बाद हुए और इन 10 सालों में 11 सालों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। आप यही देखिए, हमारे यहाँ उत्तराखंड में मैं चाहे आज हमारा माड़ा गांव हो जिसको देश का पहले अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां आए और उन्होंने माड़ा गांव को, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उसको पहले गांव की संज्ञा वहां दी। नेलोंग जादौंग जो 1962 में खाली करवा दिए गए थे, उन गांवों को अब फिर से बसाने का काम प्रारंभ हुआ है। अभी एक बड़े दल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरसिल मुखवा से हरी झंडी देकर उन गांवों तक जाने के लिए रवाना किया। इसी प्रकार जौलिंगकोंग आदि कैलाश जाने वाले मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं और उसी के पास
अब कैलाश मानसरोवर यात्रा भी कोविड के बाद बंद हो गई थी, वो इस बार फिर से प्रारंभ हो रही है जून माह से। तो पहले लिपू लेक था, अब न्यू लिपू लेक तक रोड जा चुकी है। हमारे सेना के लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं, और वहां से हम सीधे कैलाश के दर्शन भी कर पाएंगे भाइयों बहनों। वो सड़क भी कई साल लग गए, वो बन ही नहीं पा रही थी।